तिजारत किसका विरसा है, तिजारत कौन करता है। कयादत किसको ज़ैबा है, कयादत कौन करता है। तिजारत किसका विरसा है, तिजारत कौन करता है। कयादत किसको ज़ैबा है, कयादत कौन करता है। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो शर्म आती है मुझे, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो शर्म आती है मुझे। हुकूमत किसको करनी है और हुकूमत कौन करता है, हुकूमत किसको करनी है और हुकूमत कौन करता है। बस इसी। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐलान होते ही मुमरा शहर की राजनीति इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है। अगर हम बात करें तो इस वक्त दो कैंडिडेट काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं, जिनके आमने सामने भिड़ंत होने जा रही है। वो है जो 3 बार से सिटिंग एमएलए अवार साहब, और उनको कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी तरफ नजीमुल्ला साहब। दोनों ही एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग गुट है दोनों का। अवार साहब जो है वो शरद पवार गुट से आते हैं और नजीमुल्ला जो है वो अजीत पवार गुट से आते हैं। तो इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और आज हमें ये खबर मिली है कि आज ही के दिन जो नजीमुल्ला है उनको उनकी पार्टी ने टिकट दे दिया है और उसकी जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो इसी माहौल, आजकल जो राजनीतिक माहौल है मुमरा के अंदर, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति के माहिर, जिनकी पहली निगाह होती है मुमरा की राजनीति के ऊपर, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो सोशल वर्कर के तौर पे मुमरा शहर के अंदर। हमारी मुराद है प्रोफेसर हसन बुल्लानी से, जो एक एडवोकेट भी है और एक बेहतरीन समाज सेवक भी है। तो आइए चुनावी माहौल के अंदर हम उनसे चुनाव के ऊपर ही चर्चा करते हैं। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले तो मैं उसकी आपसे बात करूंगा कि आप उसे चुनाव को कैसे देखते हैं, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है, महाविकास आघाड़ी का या महायुति का। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या कहना चाहोगे इस सवाल के लिए? सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तुरंत मैं आपको जवाब दे दूं कि ये इलेक्शन अभी नहीं होना था, काफी डिले किया जा रहा था, क्योंकि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें नजर आ रहा था कि 60 से 70 जगह से ऊपर बीजेपी को नहीं मिल रहा था। वो चाह रहे थे कि 100 तक वो पहुंचे ताकि वो अपना खुद का सीएम बना पाए। लेकिन हरियाणा में जिस अंदाज से उन्हें एक करारी जीत मिली है, एक हारे हुए मैदान पर जो जीत मिली बीजेपी का, उससे उनका खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम महाराष्ट्र में भी वो कर पाएंगे, और उसके चलते तुरंत महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस करा दिया गया। और दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है, लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो लाडली बहन योजना जी बिल्कुल सरकार ने लेकर आई है, इसीलिए भी शायद डिले किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर ही आना था कि दूसरी ये वजह है कि घर घर तक जो पैसा पहुंचा है, हाँ, और एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की जो छवि गई, तकरीबन 10,000 10,500 रुपए अब तक के एक औरत को मिला हुआ है। कई करोड़ों औरतों को ये इसका लाभ मिला हुआ है लाडली बहन योजना का। इसके अलावा लाडली भाव योजना है, शेतकरियों के लिए योजना है, जो डीबीटी बोलकर डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर स्कीम पर जो भार दिया, जो प्रेशर दिया, इसका एक बहुत अच्छा परिणाम गांव, खेड़े गांव में महायुति को आने का लग रहा है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। 2 महीने पहले अगर बात होती तो मैं बोलता था कि महाविकास आघाड़ी सरकार बना लेगी। अच्छा। लेकिन अब जो रणनीति आंक रहे हैं बहुत जबरदस्त है, कांटे की टक्कर होती हुई नजर बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। अब इसमें नजर आएगा कि शरद पवार जो है, एक बोलते ना चाणक्य जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र के सियासत का, वो कितना जोर लगाते हैं, उनका दिमाग, उनके पुराने ताल्लुकात, और यहाँ पर जो तमाम स्कीम्स और तमाम जो ताकतें लगी हुई है, सारा पावर का इस्तेमाल हुआ होगा। और केंद्र सरकार के हर एक मंत्री और हर एक विभाग के लोग और कई सारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं। एक आइटिनरी में पता चला है, कहीं पढ़ा हो कि जितने भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी सभाएं होगी और पूरी ताकत से बीजेपी और महायुति लड़ेगी, ऐसा बताया गया है। खैर, ये तो जब नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, तब पता चलेगा कि मतलब किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अब हम आ जाते हैं कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव के ऊपर, जहाँ पे भी बड़ी कांटे की टक्कर होने जा रही है हसन भाई। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 साल में जब से अवार साहब मुमरा से चुनाव जीत के आ रहे हैं, पहली बार कोई मजबूत कैंडिडेट उनके सामने खड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है नजीमुल्ला की शक्ल में। तो आप यहाँ कैसे देखते हैं, किस तरीके का मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पे? अगर मैं ये पूछूं कि किसका पल्ला भारी है, अवार साहब का या नजीमुल्ला का, तो आपको किसका पल्ला भारी नजर आता है यहाँ पे?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुमरा की जो फिलहाल सियासत है, यहाँ पर दो शहरों को मिलाकर एक असेंबली बनती है, मुमरा और कलवा, और दोनों में लगभग उतने ही वोट है। मुमरा में 10-20 हजार वोट ज्यादा है। मुमरा में वोट ज्यादा है लेकिन पोलिंग परसेंटेज कम होता है। कलवा में वोट कम है लेकिन वहां के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक समान वोट दोनों शहरों में आते हैं। अगर हम लोग इस बात करें कि जितेंद्र आवाड मजबूत है या नजीब मुल्ला मजबूत है, तो इसका जवाब मुमरा से नहीं, आपको कलवा से मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि शहर मुमरा के जो वोट है, ये बहुत जगह विभाजन होंगे, बहुत जगह डिवाइड होंगे, कि मुमरा में कई सारी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, कई सारी रीजनल पार्टियां हैं जो यहाँ पर बढ़ चढ़कर लड़ेगी, जिन्होंने पिछले 5 साल से इस जमीन पर अलग अलग राजनीतिक मुद्दों को उठाया है, लोगों का अपना वोटर बेस बनाया है। कुछ लोकल पार्टियों के लोकल नगर सेवक भी है, तो वो यहाँ पर वोट बहुत तगड़ा काटेंगे, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के जो प्रत्याशी है अजीत दादा पवार गढ़ के नजीब मुल्ला, उनको होना है। क्योंकि बतौर नजीब मुल्ला एक मुस्लिम कैंडिडेट आ रहा है, और शहर मुमरा ने पिछले 15 साल से एक आवाज लगाई थी कि अब की बार मुमरा का आमदार या मुस्लिम आमदार, कई बार ये आगे पीछे चलता रहता है। तब आज एक मुस्लिम आमदार आया है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद जानते हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम है, एसडीपीआई का एक बहुत बड़ा ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, एसडीपीआई ने बहुत जबरदस्त अलग अलग राजनीतिक मुद्दे उठाए। तो ये छोटे छोटे पार्टियां कई सारे वोट खींच ले जाएगी, और कौन मजबूत है इसका फैसला कलवा करेगा, ना कि मुमरा। अच्छा हसन भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि अभी एक मैंने इंटरव्यू के अंदर जो राजन किने साहब है, उन्होंने भी कहा था कि अगर उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं देती कलवा मुमरा विधानसभा से, तो वो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में उतरेंगे। और अभी खबरें ये भी आ रही है कि एमआईएम के जो सैफ पठान है वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर उनको भी टिकट मिल जाती है, तो राजन किने है और जो सैफ पठान है, अगर ये दोनों खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर, तो इसका फायदा किसको होने जा रहा है? मोइन भाई आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है कि दोनों में से, जैसे राजन किने भाई का आपने नाम लिया, तो मैं आपको बता 2009 में राजन किने को हराकर ही जितेंद्र आवाड मुमरा की सियासत में कदम रखे थे, और वो ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था, महज 17 से 18 हजार वोट का मार्जिन था। 45 हजार का एक पॉकेट वोट 2009 में राजन किने को मिला हुआ है। उसके बाद 2014 और 2019 में राजन किने इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन उनके घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉर्पोरेटर है, और आज की तारीख में शायद ही कोई पूरे ठाणे महानगर पालिका में कोई परिवार होगा जिसके घर के 3 लोग कॉर्पोरेटर्स है। आज की तारीख में राजन किने की अपनी खुद की एक धाक है, कई सारे काम किए हुए। अगर राजन किने मैदान में आते हैं बतौर इंडिपेंडेंट, कि मैंने भी 1-2 पोस्ट देखे जिसमें मुमरा कलवा विकास आघाड़ी ऐसे नाम दिया गया है, अगर तिरंगी लड़ाई होती है जिसमें आमदार जितेंद्र आवाड, नजीब मुल्ला अजीत दादा गढ़ से, और तीसरे जो है राजन किने अगर लड़ते हैं, तो ये तिरंगी लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा रोमांच होगा, और उसमें कांटे की टक्कर हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इलेक्शन होना चाहिए तो कांटे की टक्कर के साथ। और इस पे एक और चीज, जैसे आपने सैफ पठान का नाम लिया है, एमआईएम का, चौरंगी लड़ाई होगी तो भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन राजन किने का मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ना ज्यादा जरूरी है अगर रोमांच चाहिए तो। और फिर इसमें मुमरा भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर मुमरा तय करना है कि आमदार कौन होगा, तो राजन किने को मैदान में आना होगा। और पिछले 15 सालों में 2014 के इलेक्शन में दशरथ पाटिल थे, और 2019 में हसन भाई, मैं आपको रोके, मतलब मैं मेन सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये चारों लोग मैदान में उतरते हैं, अवार साहब, नजीब मुल्ला, राजन किने और सैफ पठान, तो तब क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? सीधा जवाब दीजिए आप मुझे। इसमें बहुत बहुत टफ मामला है। क्योंकि आप खुद, मैं उसी पे बात कर रहा था कि 2014 में जिस अंदाज से एमएलए जितेंद्र आवाड ने लड़ा, उसमें दशरथ पाटिल थे और एमआईएम से अशरफ मुलानी थे, पार्टी एकदम नई थी, तो बहुत आसानी से जीत निकल गई। और 2019 में तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से परोस कर जीत मिली। थोड़ा बहुत अबू अल्तमश फैजी सर ने एक हफ्ता परेशान किया होगा, लेकिन महज 30-35 हजार वोट कि जितेंद्र आवाड ने 1 लाख वोट की मार्जिन ली थी, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब 2024 में बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक है। 15 साल बाद किसी भी एमएलए को, चाहे वो जितेंद्र आवाड रहे या मुख्यमंत्री रहे या कोई भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन रहे, आमदार खासदार रहे, 15 साल बाद लोगों में एक नाराजगी की वेव आती है, एंटी इनकम्बेंसी आती है कि हमने आपको 1 नहीं 3 बार जिताया, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, हमारे बिल्डिंग के नीचे अभी भी कचरा पड़ा है, शहर में अभी भी ट्रैफिक है, नशे का मामला हटा नहीं। तो हर एक की अपनी अपनी वजूहात है, और ये जितने लोग नाराज हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी खैमे में जा रहे हैं, किसी ना किसी
कैंडिडेट के पास जा रहे हैं। ज्यादा गर्दी नजीब मुल्ला गढ़ के पास है फिलहाल, नजीब मुल्ला भाई की तरफ लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग राजन किने को भी छोड़कर गए। 11 नगर सेवकों ने हाल फिलहाल में पार्टियों को छोड़ा है, जिसमें आमदार जितेंद्र आव्हाड की राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो पार्टी थी, 11 नगर सेवकों को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। तो बहुत टफ होगा, और अगर ये तिरंगी लड़ाई होगी, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर राजन किने मैदान में आएंगे, और मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन रहेगा कि राजन किने भाई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ के जो नगर सेवक थे वो आमदार खासदार बन गए। आज नरेश जी मस्के को देख लीजिए, आज खासदार बने हुए हैं। सुभाष भोईर भाई भी उस टाइम के कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने 5 साल का पूरा टर्म निकाल दिया। तो जो उनके साथ के नगर सेवक थे, नजीब मुल्ला भाई का भी साथ में यही मामला है, जो उनके साथ के नगर सेवक थे वो सब आमदार बन गए, रविंद्र फाटक बन गए, ठीक है, जितेंद्र आव्हाड टाइम भी उस टाइम के पॉलिटिशियन है। तो वो सारे लोग आगे निकल गए, नगर सेवक से आमदार, आमदार से खासदार हो गए, कुछ लोग मुख्यमंत्री बन गए, यही थाना जिला और थाने महानगर पालिका के हाथ के। और यहाँ पर नजीब मुल्ला और राजन किने बस एक नगर सेवक रहे, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर वो मेहनत करेंगे तो जीत उनको भी मिल सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विपक्ष किन मुद्दों को मतलब चुनाव में लोगों के पास मतलब जाएंगे, मुमरा के किन मुद्दों के ऊपर मतलब वो वोट मांगेंगे विपक्ष? अभी जो सत्ता पक्ष है, जो स्थानिक आमदार करंट एमएलए जो है जितेंद्र आव्हाड और उनके तमाम जो कार्यकर्ता है, इन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाकर एक आलाप गाया है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी के है, बीजेपी के है। जो आमदार की इलेक्शन पे बीजेपी के डर था, जिस अंदाज से कैंडिडेट को बिना देखे, बिना नाम जाने वैशाली दरेकर को कलवा मुमरा से 1 लाख वोट मिल गए, वैसा यहाँ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि लोग बीजेपी के नाम से डर जाएंगे। नजीब मुल्ला कोई नया नाम नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ आदमी नहीं है। नजीब मुल्ला भी इस शहर में 15-20 सालों से आता जाता रहा है, दावतों में, लोगों में, गांव के प्रोग्रामों में। तो लोग वो बीजेपी वाला जो आलाप है उससे डरेंगे नहीं। और विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से मुद्दों? बहुत सारे मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो हमेशा से छोटी छोटी पार्टियों ने भी उठाया है, वो है टोरेंट का मुद्दा। दूसरा जो पिछले 2 महीने से बहुत तेजी से भुनाया जा रहा है। आप भी मानते हैं आजम भाई कि टोरेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है टोरेंट, और इसकी जो गर्माहट है, इस मुद्दे की गर्माहट है, ये आमदार जितेंद्र आव्हाड तक पता नहीं पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है, लेकिन जमीन पर जो लोग रह रहे हैं वो हताश है, परेशान है, और इन्हें पता है कि इलेक्शन के बाद और कस के दबाएगी टोरेंट। ये सबको जानते हैं, सब जानते हैं, जो नया भी आया हुआ है, नया वोटर भी, वो भी जानता है। तो टोरेंट के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत बड़ी है। अच्छा हसन भाई, मैं आपको रोके ये भी सवाल पूछ लेता हूँ इसी से जुड़ा हुआ, कि जैसे कि विपक्षी पार्टियां जो ये आरोप लगाती है कि मुमरा में टोरेंट को लाने वाले अवार्ड साहब है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या अवार्ड साहब ने टोरेंट को लाया है? क्योंकि अवार्ड साहब तो कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तब टोरेंट आई है। आखिर इस पर मैं पेपर पे बात करूंगा, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला वो छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं कि हिवाली अधिवेशन में, इंटर सेशन में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने खुद ऑफिशियली हाउस में, महासभा में कहा है, असेंबली में, कि टोरेंट को लाने में उन्होंने बोला था कि मला आश्चर्य होता है, मेरे को आश्चर्य होता है कि मुमरा कलवा में एमएलए जितेंद्र आव्हाड साहब ने हमें मांगनी की थी कि वहां पर एक प्राइवेट वेंडर को लाया जाए। उसकी वीडियो पूरे जगह वायरल है, कई सारे पत्रकारों ने चलाई थी। तो अगर एक डिप्टी सीएम बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी की मांग की थी ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि हमें टोरेंट ही भेजो मुमरा के लिए। वो तो जो जीतेगा, ठीक है, जब टेंडर आउट होता है तो टेंडर में टाटा ने भी भरा होगा, रिलायंस ने भी भरा होगा, अदानी की टोरेंट ने भी भरा होगा, और सारी पार्टियों ने, जिन्होंने टेंडर विन किया होगा, जिस तरह से भिवंडी का टेंडर विन किया 20 साल, वैसे 20 सालों के लिए मुमरा, कलवा और शील का जो एसएमके जो इलाका है, ये टोरेंट के हाथ में आ गया। और यही मैं बोल रहा हूं कि ऑफिशियली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य का गृह मंत्री, और कई सारे पेपर है, कई सारी आरटीआई की कॉपी है, तो उसमें है। लेकिन अब क्योंकि टोरेंट ने आकर यहाँ जो बवाल मचाया है, उसके बाद कोई भी एमएलए हो, वो ये इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, भिवंडी में जब टोरेंट आई थी तभी एमएलए अबू आसिम आजमी थे, लेकिन उसके बाद गोवंडी जाना पड़ा। तो कई बार ऐसी दशा और दिशा होती है, दुर्दशा होती है, कि छोटी सी भी स्टेप कई सारा डैमेज कर सकती है। इसके बाद हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया हुआ है। मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारी बहन फरत की, जो वक्तन ब वक्तन हॉस्पिटल का मुद्दा उठाती है। एपीसीआर जो वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हाईकोर्ट में मामला खींचा। रिजर्वेशन की जगहों के जो घोटाले
सैफ पठान भाई ने निकाले, रिजर्वेशन के मुद्दों पर जो अपक्ष ने, छोटी छोटी पार्टियों ने, कई सारे आरटीआई का एक्टिविस्ट लोगों ने जिसको निकाला, ये उजागर किया, इन सब का टुकड़ा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर जाता है। ये ऐसे मुद्दे होंगे जिसपे चुनाव लड़ा जाएगा। हसन भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नजीमुल्लाह को लेके जो ये प्रचार किया जा रहा है शरद पवार गुट के द्वारा, मतलब उनके नेताओं द्वारा, कि नजीमुल्लाह बीजेपी का आदमी है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये फैक्टर नजीमुल्लाह को नुकसान करेगा, आपको लगता है? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो इनके जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी तो यही उद्धव ठाकरे साहब ने बड़े फख्र से कहा था कि हमारे शिवसैनिकों ने बोले मस्जिद को ध्वस्त किया है। हाँ, और उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की थी। और जब अभी हाल ही में जब वक्फ बोर्ड के बिल का मामला आया तब भी सदन से इनके जो सांसद थे वो सभी लोग गायब थे। तो ऐसी पार्टी के साथ तो इनका भी जो सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो, ये भी तो उनके साथ में भी एक ऐसी पार्टी जुड़ी हुई है, तो उसका क्यों नहीं विरोध किया जाता है? केवल नजीमुल्लाह की पार्टी अगर बीजेपी के साथ अलायंस हो तो उसको जिस तरीके से नजीमुल्लाह को वो किया, टारगेट किया जा रहा है, तो वही चीज़ तो वहाँ पर भी है, महाविकास आघाड़ी के अंदर भी, शिवसेना से भी काफ़ी लोग नाराज है इस समय। तो ये दोनों बातों को कैसे देखते हैं? क्या इसका असर आपको लगता है कि नजीमुल्लाह की जीत के ऊपर पड़ने जा रहा है? मैं आपको एक छोटा सा शेर बोलूंगा और फिर जवाब दूंगा। बड़ा आसान सा शेर है और कई बार लोगों ने सुना होगा कि सियासत बुरी है सियासत, सियासत बुरी है सियासत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ये वक्फ के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे के खासदार गायब होना, गर्व से कहो कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं नुकसान देगी। जो मुस्लिम है वो लोग नहीं फेवर करेंगे। आपने देखा होगा पूरा के पूरा मोर्चा मातोश्री चला गया था अगले दिन, जब ये वक्फ के मुद्दों पर गायब थे, नदारत थे पूरे 8-9 खासदार बराबर। और इस तरफ से जो बीजेपी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नजीब मुल्ला जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गट के अधिकृत वैलिड उम्मीदवार है। तो महायुति के उम्मीदवार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह है कि बीजेपी का जो विचारधारा तो अलग है ना। अब इसमें ही देखिए, आप मैं बताऊं 2019 में जब मुझे याद आ रहा है, जब गुंजन सेठ फॉर्म वापस लिए थे तो बड़ा बवाल मचा था। उस टाइम पर एमएलए जितेंद्र आवाड साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कैसे बताऊं, ये सियासत है और एक सियासत में बोलूं कि एक हमाम में सब नंगे रहते। तो ये जवाब भी यही है कि हमाम में सब नंगे, क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे, क्या बीजेपी और क्या ये गट और क्या वो गट, सब के सब मिले जुले रहते हैं। एकदम साफ बात है कि सब एक साथ में एक हमाम में सब नंगे वाला हिसाब है। दोनों एक दूसरे पर लांछन उठाएंगे। आवाम जो है, आवाम किसके लिए खड़ी है, आवाम किसके लिए सपोर्ट कर रही है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वही आमदार जो 3 बार कंटिन्यू जीतते आया हुआ है, वापस से उसको वोट देंगे। अब उनकी निशानी भी दूसरी है, उनकी निशानी पे कोई और लड़ रहा है। तो क्या लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, क्या लोग चाहते हैं कि तब्दीली आए, फॉर अ चेंज। जो नया जनरेशन बोलते हैं ना, चेंज करके देखते हैं, नया मोबाइल लेके देखते हैं, नया होटल आके देखते हैं, नए कपड़े। तो फॉर अ चेंज क्या नजीब मुल्ला को या राजन कीने या सैफ पठान या कोई और 5वें कैंडिडेट को पसंद करते? तो ये देखना बहुत जबरदस्त होगा। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मैंने कई मतलब विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके मैंने इंटरव्यू किए। मैंने राजवंश साहब का भी इंटरव्यू किया था और अभी कल ही मैंने जो एमएम के पूर्व नगर सेवक के शाह आलम उनका भी इंटरव्यू किया था जी। तो ज़्यादातर विपक्षी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि 15 साल अवार्ड साहब यहाँ के विधायक रहे, लेकिन 15 सालों के अंदर अवार्ड साहब ये बता दें कि उन्होंने 15 साल के अंदर मतलब जो विधायक की जो निधि होती है उससे उन्होंने शहर में क्या काम किया है। और दूसरी बात, नजीमुल्लाह तो विधायक तो नहीं है, लेकिन विधायक ना रहते हुए भी उन्होंने मतलब शहर के डेवलपमेंट के लिए, कलवा मुमरा के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 180 करोड़ रुपए की निधि ली है, जो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या वाकई में अवार्ड साहब ने 15 साल यहाँ का आमदार रहते हुए कलवा मुमरा के अंदर एक भी पैसा खर्च नहीं किया अपनी निधि से?
ऐसा नहीं है, कुछ फंड जाया होंगे, लेकिन ये फंड भी महानगर पालिका की तरफ मैं से नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं, बिल्कुल 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 मतलब आवाज नहीं, मुझे याद आ रहा है कि 2019 में एक आरटीआई का मैंने पढ़ा था, मरहूम रफीक मुकादम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत अता करे, उनकी एक आरटीआई थी कि पूरे के पूरे 10 साल में कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया। तो कई सारे मागास सर्वे निधि आई थी, अल्पसंख्यक विकास निधि आई थी, हत्या कि ये भी बताया गया था जो एम गेट वगैरह बना हुआ है वो माइनॉरिटी के फंड से बनाया गया है। तो निधि आई होगी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जो विकास बताते हैं शहर में, जो काम बताते हैं, ये सारे के सारे काम महानगर पालिका, अठाने महानगर पालिका के जानिब से किए गए काम है। सबसे पहला कब्रिस्तान ये महानगर पालिका के पैसे से बना हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल यह महानगर पालिका के पैसे से बना हुआ है, स्टेडियम महानगर पालिका के पैसे से बनी हुई है। हर जगह पर आप टीएमसी का लोगो देखते हैं, वहां पे लिखा होता है। तो जब हसन भाई सवाल तो मेरा ये है कि जब सब टीएमसी ने ही बनाया तो अहवार साहब ने अपनी निधि से क्या बनाया शहर के अंदर? यही बात जब उनसे करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से करते हैं, तो उनके जो सवाल आते हैं अखबारों में और यूट्यूब पर और इस सब जगहों पे देखता हूं, तो वो ये बोलते हैं कि इस काम को लाने, ये निधि लाने में आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा पैर कैसे रहा, कहाँ रहा, ये मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये तमाम चीजों में वो लोग श्रेय जो है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ को देते हैं। वो 18 नगर सेवक आज 11 बाहर आए और उन्होंने हु अल्लाह करके रखा है कि नहीं हमें कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि राज्य शासन को जो काम करना था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हज हाउस लाने की बात की गई थी कि हज हाउस आएगा, तो हज हाउस जो है ये ठाणे महानगर पालिका के पैसे से नहीं बनेगा, ये राज्य शासन के पैसे से बनेगा। एमआईडीसी के पानी को लेकर बड़ा मसला आता है, हंडा कल से लेकर बड़े बड़े खान शेख सैयद पठान साहब चले आते लेकर, लेकिन जो एमएलडी बढ़ानी है, ठीक है, जो एमआईडीसी से पानी बढ़ाना है, ये एमआईडीसी जो है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट राज्य शासन के अंदर आती है। तो ये तमाम काम जो स्टेट के हैं वो होने चाहिए थे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ के मातहत जानिब से, लेकिन वो कितने हुए कितने नहीं हुए शहर मुमरा बराबर जानता है। तो दो तरफ है। अच्छा, ये जो नजीमुल्ला साहब जो निधि लेकर आए 180 करोड़ रुपया कलवा मुमरा के डेवलपमेंट के लिए, तो अभी हो सकता है इलेक्शन बाद में मतलब वो काम भी मतलब चालू हो जाए डेवलपमेंट का, तो इसका भी कुछ बेनिफिट फायदा मिलेगा नजीमुल्ला को इलेक्शन के अंदर? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एमएलए नहीं होते हुए भी 180 करोड़ लाना एक बहुत बड़ी बात है हसन भाई। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। और 180 करोड़ का अगर ब्यौरा दे वो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है, दिया भी है उन्होंने, पत्रकार परिषद ली थी और उन्होंने दिया भी है। मुझे याद है अमित गार्डन में एक पत्रकार परिषद हुई थी, उन्होंने बाकायदा साफ सफाई के साथ में दिया भी है, और ऐसे कई सौ करोड़ रुपए दूसरे कॉर्पोरेटर्स और एमएलए ने भी लाया है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन बतौर प्रत्याशी अगर इतना पैसा कोई ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अब उनके शुक्रगुजारी है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आवाम तय करेगी। एक 15 साल का रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, क्या इसमें पास होते या फेल होते, और दूसरी तरफ एक नया प्रत्याशी जो बोल रहे हैं कि मुझे मौका दो, और जिसकी ठाणे महानगर पालिका में धाक है, ठीक है, ठाणे महानगर पालिका का तकरीबन 3500 करोड़ का जो बजट होता है, 3000 करोड़ का जो बजट होता है, इस बजट में कौन सा पैसा कहाँ खर्चा होगा, कैसा होगा, कौन कौन सी चीजें आगे जाती पीछे, इसका पूरा के पूरा पार्ट पूरा हुआ, इसकी पूरी एनालिसिस नजीमुल्ला को होती है। शहर को अगर लगता है कि तब्दीली लानी चाहिए तो लोग नजीमुल्ला के साथ या राजन की ने क्या जाए, किसी और के जाएंगे। और अगर वोटर बेस बना हुआ है जितेंद्र आवाड़ का, और हमने खुद देखा है कि 2009 में इतना था, 2014 में इतना हुआ, 2019 में इतना हुआ, वो बढ़ता चला गया, 24 में बढ़ता या कम होता या क्या होता, वो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। हसन भाई, इस चुनावी गहमा गहमी के बीच में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मतलब 2 बार ऐसे मौके आए जब जो एनसीपी की जो दोनों गुट है उसके जो कार्यकर्ता है एक दूसरे से मतलब उलझते हुए नजर आए, काफी तनाव का माहौल बन गया था। पहला तो हम बात करें साहिल होटल के पास में भी एक ऐसे ही मामला हुआ था, वहाँ पे उद्घाटन को लेके काफी घमासान मचा हुआ था। और दूसरा अभी हाल ही के अंदर जो कौसा किस्मत कॉलोनी के अंदर भी ऑफिस की ओपनिंग को लेके वहाँ पर भी काफी ये दोनों गुट जो है आमने सामने आ गए थे, काफी टेंशन हो गया था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। तो इस तरीके के जो हालात बन रहे हैं, अभी तो पूरा महीना बाकी है, काफ़ी शहर के अंदर तनाव भी हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो दोनों गुट एक दूसरे के सामने आके शहर में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं गुजारिश करूंगा उन दोनों पक्ष के नेताओं से, हाँ। मैं एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और नजीब मुल्ला भाई साहब से भी गुजारिश करूंगा कि दोनों सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे कि इलेक्शन आता जाता रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते शहर का माहौल खराब ना करे। जो तीसरी साइड बैठा होता है, हमारे जैसे सोशल वर्कर या एजुकेशन में काम करने वाले लोग या पत्रकार आप जैसे जो महकमे के लोग होते हैं, ये कतई पसंद नहीं करते कि शहर का जो पब्लिक ऑर्डर है वो खराब हो। तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा उन तमाम कार्यकर्ताओं से कि इलेक्शन आते आते रहता है और ये हो जाएगा, जीतने वाला जीतेगा, हारने वाला हार जाएगा। आप अपनी तरफ से अपने नेता के लिए कोशिश करें और दुआ करें कि शहर के लिए जो बेहतर है लोगों के लिए वो हो, लेकिन इस तरह से गाली गलौज कर कर, झगड़ा कर कर, एक दूसरे पे लांछन कर कर और खासकर सोशल मीडिया पर इतनी फहेश बातें कर कर, एक दूसरे पर अलग अलग नाम लगाकर, कार्टून वाले नाम और न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, ये सब चीजें मत करें। शहर मुमरा को ये पसंद नहीं है। अच्छा, आपने अवार साहब से तो अपील कर दी, नजीब मुल्ला साहब से भी अपील कर दी, शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो इस बात के साथ और एक आखिरी शेर मैं कहना चाहूंगा, इस शेर के साथ मैं अपना इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा। तिजारत किसका विरसा है, तिजारत कौन करता है, कयादत किसको ज़ैबा है, कयादत कौन करता है। तिजारत किसका विरसा है, तिजारत कौन करता है, कयादत किसको ज़ैबा है, कयादत कौन करता है। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो शर्म आती है मुझे, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो शर्म आती है मुझे। हुकूमत किसको करनी है और हुकूमत कौन करता है, हुकूमत किसको करनी है और हुकूमत कौन करता है। बस इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुलानी साहब। हमने विधानसभा चुनाव को लेके और कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, ये दोनों ही मुद्दों के ऊपर उनसे विस्तार से चर्चा की। कई सवालात के हमने चुनाव को लेकर और उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ा सटीक तौर पे जवाब भी दिया। दोस्तों, आपको ये भी इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।